इरफान खान साहब, आपका एक सीन था, किस सीन, शायद वो नर्वस हो गए थे, सच है? मेरे से नहीं हुए तो सीन से नर्वस सीन से नर्वस हो गए थे। नर्वस मतलब वो बड़ा क्यूट सा किस्सा है कि मैं घबरा रही थी कि अरे अब हमारा इंटीमेट सीन है। किस करने से घबरा रहे थे? दिव्या दत्ता को किस करने से घबरा रहे थे इरफान खान साहब? इरफान खान साहब जी, इरफान खान साहब, आपका एक सीन था, किस सीन, शायद वो नर्वस हो गए थे, सच है? मेरे से नहीं हुए तो सीन से नर्वस हो गए थे। नर्वस मतलब वो बड़ा क्यूट सा किस्सा है कि मैं घबरा रही थी कि अरे अब हमारा इंटीमेट सीन है और मैं पूछ रही हूँ कि अच्छा फिर ऐसे एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल सीन ऑल्सो। तो मैंने कहा थोड़ा मुझे रीअश्योरेंस मिलेगी तो मैं वो किस करने से घबरा रहे थे? दिव्या दत्ता को किस करने से घबरा रहे थे इरफान खान साहब? अब ये यू मेंशन्ड, बिकॉज़ ये किस्सा आप ही ने बताया है, इसलिए पूछ सकता हूँ मैं। नहीं मुझे मैं ये कैसे इस सवाल का जवाब दूं, लेकिन नहीं, एक होता है ना, जैसे थोड़ा सा हम कई बार वो शर्मीले थे। शख्सियत से थोड़ा घबराते। एक होता है हम शर्मीले हैं, ये इसका सही कॉन्टेक्स्ट होगा। he was shy. मैं व्यक्ति शर्मीला हूँ। एक होता है कि मैं अपने को-स्टार से थोड़ा खुला नहीं हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा थोड़ा। वो आई थिंक मेरे अच्छे दोस्त थे और शर्मीले थे, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा रीअश्योरेंस उनसे लेकर आती हूँ। तो मैं अपने सबको पूछ रही हूँ कि इरफान कहाँ है, तो बोले वो बाहर है छत पे उनके साथ डायरेक्टर बैठी है और उन्हें बता रही है कि तो मैं कह लो, फिर मैंने जाके उनको कहा चलो 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 हो जाएगा, कर लेंगे। सो या आई वाज वेरी शाई, वेरी स्वीट। नाइस। अक्सर कहते हैं कि उनकी आंखें बहुत बोलती थी। आपको इरफान? अक्सर, हर वक्त। एवरीबडी से, लाइक मैंने कई एक्टर्स ने कहा, जैसे जदीप ने कहा था कि मकबूल में जब वो अपनी आंखें उठाते हैं ऐसे, तो उसे देखकर एक नशा सा आता। बहुत सारे लोग पीकू में बात करते हैं। इरफान खान में सबसे अच्छा आपको क्या लगता था? आंखें, स्माइल, एक शाय सी स्माइल थी, मुस्कुराहट उनकी, और आंखें। वो जब देखती थी ना, आपको लगता था कि वो आपकी आंखों से निकल कर अंदर सोल में चली गई है, ढूंढ लिया आपका सोल, पढ़ लिया मन, क्या आप सोच रहे हैं। They were that deep and lovely. बट लाइक एवरीबडी टॉक अबाउट इरफान खान साहब। सारे लोग इरफान खान की बात करते हैं कि ऐसा एक्टर नहीं आएगा। कई लोगों ने कहा कि जब इरफान साहब जिंदा थे तब लोगों ने 100 करोड़ 50 करोड़ आगे फिल्में नहीं बनाई उनकी, उस तरह से बड़ी फिल्में कि 200 करोड़ लगा दे। अब वो नहीं है, तब हर कोई कहता है कि इरफान साहब जैसा कोई आदमी नहीं आया। तो क्या हम इस देश में मतलब हम उस देश में जहां पर एक्चुअली मैं जाने के बाद लोग ज्यादा याद करते हैं? क्योंकि अनु कपूर ने मेरे पॉडकास्ट में कहा था कि जिस दिन मैं चला जाऊंगा शायद मेरी कला की अहमियत ज्यादा हो जाएगी। बट ये हम सब, ये एक बड़ी सैड सी टेंडेंसी है सब लोगों की कि जब कोई होता है हम उसकी उतनी वक़्त नहीं करते, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर ये ऐसे थे वो होता है। मैं इस ऑफ कोर्स इरफान आई थिंक वाज वन ऑफ द बेस्टेस्ट वी हैड, और अगर उनके साथ उतनी बड़ी फिल्में बनती तो कुछ और ही, मतलब उन्होंने हॉलीवुड में अच्छा काम किया, बड़ी बड़ी फिल्में की। I think he was one of the finest people that we could have. But I'm saying even अगर हम अभी भी बात करें, हमारे कितने yesteryear actors हैं, कितने सारे जो अपने वक्त में कितने बड़े बड़े रहे हैं, हमें मिलना चाहिए ना उनसे। हमें I make it a point कि मैं जिनको जानती हूँ उनसे बात करूँ, क्यों नहीं करूँ। ये जेम्स हैं हमारे, और इनके साथ हमारी बचपन की यादें, तो वो कनेक्ट रखना, मैं आई थिंक मेरी ज़िंदगी में हर बात या मेरे शो में हर बात कनेक्ट की है। आप कनेक्ट रखें, आप कम्युनिकेट करें। बड़ी हैरानी होती है लोगों को, कई बार आप फ़ोन करो और वो कहेंगे अच्छा कैसे फ़ोन किया, भाई ऐसे ही कर दिया। तो वो एक्चुअली दुनिया हो ऐसी गई कि बिना काम के कोई फ़ोन ही नहीं करता। एग्जैक्टली, तो वो हम क्यों नहीं वापस कर सकते? वी हैव टू डू दैट। तो हम इतने बदल गए हैं कि कॉल करके हैप्पी बर्थडे मत बोलो, पोस्ट किया नहीं किया हमारे बारे में, स्टोरी लगाई कि नहीं लगाई, right. और हम बुरा मान जाते हैं। भले तुमने फोन करके मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर दिया हो, बट अगर तुमने, आई फेस इट ऑल द टाइम कि तूने यार मेरा उसको लाइक नहीं किया, पर मैंने कॉल किया ना तुझे, हैप्पी बर्थडे किया, बट नो, वो हो गया है, वो जिंदगी हो गई। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं इस चीज़ को खुद को बदलने नहीं दे रही, वो मेरा चेंज है सोसाइटी के लिए। आप उस दौर से जो लड्डू लेकर जाते थे प्रोड्यूसर्स डायरेक्ट, जी मैं उस दौर से हूँ और मैं अब भी लेकर जाती हूँ, और एंड आई लाइक इट, नॉट बिकॉज आई एम वांटिंग टू प्लीज समबडी, बट बिकॉज उस वक्त था। अब मैं रीजंस अलग हैं कि आई लाइक टू लुक आफ्टर पीपल, आई लाइक टू मेक पीपल फील गुड। कभी कोई काम छूटा इस वजह से कि किसी के फॉलोअर्स आ रहे थे, उसको कास्ट कर लिया? नहीं। ये बहुत बीच में बहुत सारे डायरेक्टर्स ने कहा है कि अब फॉलोअर्स बहुत मैटर करते हैं, कि आप सोशल मीडिया कितना एक्टिव है, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं।
बट मैं उस इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में तो नहीं हूँ कि मुझे लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि मैं एक्टर हूँ, उसमें वो वाला चयन मेरे लिए वो नहीं है। सो अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो नंबर्स मायने नहीं रखते। ऐसी बात नहीं है, मैं कह रही हूँ कि आई थिंक दिस हैपन्स मोर विद द यंगर जनरेशन, जहाँ आप देखते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर है, इसके इतने वो हैं, नॉट फॉर पीपल हु ऑलरेडी, आई मीन आई एम क्वाइट एस्टैब्लिश्ड दैट वे, आई थिंक। आपने एक बार इंडियन टीम को भी इंतजार करवाया था किसी एड में? जी करवाया था। आप पता नहीं कहाँ कहाँ से कहानियाँ ला रहे हैं। हरभजन सिंह ने फिर बाद में कहा कि इतनी देर तो हमें पिच पर बैटिंग करने के लिए नहीं लगती जितना दिव्या जी ने हमें इंतजार करवाया। ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, इंतज़ार बिल्कुल नहीं करवाया था, वो मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा इनके साथ मैं ऐड कैसे करूँ, ये तो मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो वैन का एक हिस्सा मेरा था, एक पूरी टीम बैठी थी, तो राकेश मेहरा ही शूट कर रहे थे इसको। और तो मैंने उनको जाकर, सी अगेन कम्युनिकेशन, आई सेड एवरीथिंग इज़ फन, आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क विद देम, बट ये लोग मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सुना, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पता नहीं वो जाके क्या बोले, बीच का जो दरवाज़ा होता है ठा 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 ऐसे बैंग हुआ, ऐसे ये क्या हुआ, कौन आ गया? तो मैंने सडनली खोला, सारी की सारी टीम आकर बैठ गई। पजी आए और मुझे बोले, ओ आप तो वो हो जिसने शहीद मोहब्बत बूटा सिंह की है मान साहब के साथ में। कहा हाँ जी, पहला क्यों नहीं दसिया? एंड सडनली दे वर ऑल माई पाल्स, सब दोस्त, सब वो। मैंने कहा ये क्या हुआ सडन चेंज? एंड आई सो राकेश जी वॉज लाफिंग, क्योंकि उन्होंने जाके कहा ये वो लड़की एंड शी इज़ फीलिंग अ लिटिल लॉस्ट। सब आ गए प्रोटेक्टिवली। तो वही एक रीच आउट करने की बात होती है, अपनी बात कहने की बात होती है। एंड आई थिंक इट वॉज वन ऑफ माई मोस्ट फन शूट्स। नाइस। गुलजार साहब या जावेद साहब, किस स्कूल ऑफ राइटिंग पे आप ज्यादा करीब अपने पाते हो? No, I can't compare. That would be तो दोनों की blasphemous to say which school. I think both. Oh my God. कह भी कैसे सकती हूँ तो ना। दोनों का एक एक लाइन सुना दो कुछ जो आपके दिल के करीब हो उनका लिखा हुआ। ऐसे नहीं याद रहने वाला मुझे। जैसे उनका मुझे तो गुलजार साहब की बड़ी अच्छी लगती है। आप ही पढ़ दें। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से कि बड़ी हसरत से वो तकती हैं कि महीनों बिन किताबों से मुलाकातें नहीं होती। कैसी दुनिया बनाते हैं वो ना। शामें जो इनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। और इसकी एक बड़ा लास्ट का अंतरा है कि मगर वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों को गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बना करते थे, वो जो किताबों में सूखे हुए फूल मिला करते थे, उनका क्या होगा? और यही वजह है कि बड़ी बेचैन रहती है किताबें। सो गुड। जब एक बार मैं गुलजार साहब से मिली और उन्होंने अपनी 4 किताबें मुझे दी और कहा ये जब वक्त मिले पढ़ लेना। उनकी दुनिया में जब आप घुसते हैं तो वो एक मुख्तलिफ अलग दुनिया है। मतलब सुबह से शाम हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने वो किताबें कब पढ़ ली, कब ख़त्म हो गई। एंड इट वाज ब्यूटीफुल। एंड जावेद साहब ऑफ कोर्स, ओ माय गॉड, आई थिंक ये लोग जो है ना, ये ऐसे हैं, इन्हें ऐसे रखते हैं हम लोग, सर मतलब सल्यूट करते हैं। एंड आई एम सो लकी कि ये मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। अब हम एंड में आ गए हैं। अपना लिखा कुछ आपका फेवरेट कुछ तो सुनाओ अच्छा साहब, जो मैं आपसे भी सुनना चाहूँगा। मुझे ना अपना लिखा याद नहीं रहता है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मैं एनवायरनमेंट पे बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ और मुझे लगता है कि हमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर मैंने एक कुछ लिखा था, मैं आपको सुना देती हूँ। ढूंढो ढूंढो। ओके। अच्छा, आपने इतने खूबसूरती से कहा, मुझे लगा ढूंढो ढूंढो से शायद शुरुआत है। पेज ढूंढो, कहाँ पे इसे रखा है वो ढूंढो। चिड़िया बोली चल तुझे खुला आसमां दिखाऊं, अपने छोटे से घरौंदे के किस्से कहानियां सुनाऊं। एक छोटा सा घर है मेरा एक बड़े से पेड़ पर, जहाँ मोर नाचते हैं शाम को, जहाँ चिड़ियाँ चहचहाती हैं दिन भर। एक रौनक का मेला रहता है, कुछ तितलियाँ भी भिनभिनाती हैं फुरफुर, कुछ जुगनू रोशनी दे जाते हैं हमारे घोंसलों के आसपास। वहाँ सुकून प्यार का करती हूँ एहसास। हम साथ मिल रात को तारे गिनते हैं, खुले आसमान में उन सितारों की माला बुनते हैं। हवाएं सुंदर सी टहनियों को हिलाती हैं,
हम सबको अपने आगोश में झूले झुलाती हैं। आ चल जल्दी तुझे अपना खुला आसमां दिखाऊं, अपने छोटे से घरौंदे की किस्से कहानियां सुनाऊं। मैं चल पड़ी उस चिड़िया के पीछे, वो ऊपर पंख फैलाए और मैं नीचे। एक फक्र था उस छोटी सी चिड़िया में, अपने पेड़, अपने घर, अपने रहबरों का, जो बड़े प्यार से मुझे दिखाना चाहती थी, अपनी सुंदर सी दुनिया से रूबरू करवाना चाहती थी। सूरज ढल सा रहा था, वो चहचहा सी रही थी, मानो अपना चहेता गीत गा रही थी। हम पहुंचे तो चिड़िया जैसे थम सी गई। पेड़ कट चुका था, घोंसले गिर चुके थे, न मोर थे, न जुगनू, न तितलियां, सब अपनी जान बचाकर उड़ चुके थे। वो ठंडी हवाएं जो झूला झुलाती थी उनको, बस वो थीं, पर न डाली थी, न पत्ते, न झूलने वाले पशु पक्षी, बस थी तो मिट्टी, बहुत सारी सफ़ेद मिट्टी। शायद कुछ लोग वहाँ घरौंदे तोड़कर घर बनाने वाले थे। चिड़िया की चोंच से चावल के दाने गिर गए, उस सफ़ेद मिट्टी में कहीं बिखर गए। चिड़िया बोली, चल दोस्त, मैं चली अपने अपनों को ढूंढने। कहाँ छुपे होंगे डर के मारे, कहाँ रात बिताएंगे वो सारे। ये फिर एक और पेड़ है जो कटा, ये एक और घरौंदा घटा, पर हम फिर मिलकर एक नया घर बनाएंगे, हम फिर नई दास्तां सुनाएंगे। तू रुकना तब तक जब तक ना ढूंढूं अपने हिस्से का खुला आसमान, जहाँ की कहानियाँ किस्से हम फिर से सुनाएंगे। Beautiful.